आज हम एक ऐसे सवाल की पड़ताल करने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है, लेकिन हम शायद ही कभी रुककर इसके बारे में सोचते हैं। वो सवाल है, लड़के ऐसे और लड़कियां वैसी क्यों होती हैं? ये नियम जो हमें इतने प्राकृतिक लगते हैं, आखिर आए कहाँ से? क्या ये वाकई कुदरती हैं या एक बहुत लंबी कहानी का हिस्सा है? हमारे पास जो स्रोत है वे इसी कहानी की परतें खोलते हैं। ये हमें सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक नजरिए से जेंडर की दुनिया में ले जाते हैं। तो चलिए इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी पहचान को आकार देने वाले ये नियम कैसे बने और कैसे बदल रहे हैं। और यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि ये पड़ताल हमें ये समझने में मदद करेगी कि जिन्हें हम अपनी सच्चाई मानकर जीते हैं, वो अक्सर समाज की बनाई हुई कहानियां होती हैं। इन दस्तावेजों में हम देखेंगे कि ये कहानियां कितनी ताकतवर हैं और कैसे समय के साथ इन्हें बदला भी जा सकता है। तो चलिए सबसे बुनियादी चीज से शुरू करते हैं, जहां अक्सर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। लोग सेक्स और जेंडर को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि ये दो बिल्कुल अलग-अलग बातें हैं। हाँ, और इस अंतर को समझना ना पूरी बातचीत की नींव है। अगर हमें लेखों को एक साथ दिखें तो एक बात साफ उभर कर आती है। सेक्स एक जैविक यानी बायोलॉजिकल हकीकत है। अच्छा, मतलब जो हमारे शरीर, हमारी बनावट से जुड़ा है। बिल्कुल। ये हमारे क्रोमोसोम्स, हार्मोन और शारीरिक बनावट से तय होता है। वहीं दूसरी तरफ जेंडर एक सामाजिक विचार है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट। सोशल कंस्ट्रक्ट। हाँ, ये इस बात से जुड़ा है कि कोई समाज मर्द या औरत होने का क्या मतलब निकालता है, उनसे किस तरह के व्यवहार, भूमिकाओं और गुणों की उम्मीद करता है। मतलब ये कहना कि मर्द ताकतवर होते हैं और उन्हें रोना नहीं चाहिए, या औरतों को देखभाल करने वाली और नरम होना चाहिए, ये बायोलॉजी नहीं बल्कि समाज का सिखाया हुआ पाठ है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और यही अंतर समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि तभी हम ये सवाल कर सकते हैं कि अगर कुछ जैविक नहीं है तो क्या उसे बदलना संभव है। हाँ। स्रोत ये तर्क देते हैं कि जब हम समझ जाते हैं कि ये भूमिकाएं समाज ने बनाई हैं, तो हम उन असमानताओं को चुनौती दे सकते हैं जो इन भूमिकाओं की वजह से पैदा होती हैं। क्योंकि ये पत्थर की लकीर नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और ये सामाजिक भूमिकाएं इतनी मजबूत इसलिए हैं क्योंकि इतिहास में इन्हें लगातार घड़ा गया है। हमारे स्रोत इसी इतिहास में एक दिलचस्प सफर पर ले जाते हैं। ये हमेशा से ऐसा नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। प्राचीन ग्रीस में देखें तो वहां जेंडर की भूमिकाएं उनकी पौराणिक कहानियों और दर्शन से जुड़ी थीं। महिलाओं को घरेलू दुनिया यानी ओइकोस तक सीमित रखा गया था और पुरुषों को सार्वजनिक जीवन यानी पोलिस का हिस्सा माना जाता था। मतलब घर और बाहर की दुनिया का बंटवारा। हाँ, लेकिन ये सिर्फ एक कहानी है। ये तो बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब है कि जेंडर को सिर्फ दो श्रेणियों में देखना एक बहुत ही आधुनिक या शायद पश्चिमी विचार है। हमारे स्रोतों से ये सीखना मेरे लिए काफी आंखें खोलने वाला था, खासकर जब उनमें दूसरी संस्कृतियों का जिक्र आता है। हाँ, और ये बहुत जरूरी बात है। इन दस्तावेजों में एक बात जो बार बार उभर कर आती है वो ये है कि जेंडर बाइनरी यानी सिर्फ पुरुष और स्त्री का विचार कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं है। अच्छा। कई मूल अमेरिकी जनजातियों में टू स्पिरिट लोगों की अवधारणा थी, जिन्हें पुरुष और महिला दोनों की आत्मा वाला माना जाता था और समाज में उनका एक विशेष सम्मान था। वाह। इसी तरह दक्षिण एशिया में हिजड़ा समुदाय का एक लंबा इतिहास है जो इस पुरुष स्त्री के विभाजन से परे है। तो ये सारी भूमिकाएं समय के साथ और पक्की होती गईं, खासकर औद्योगिक क्रांति के बाद। हाँ, औद्योगिक क्रांति एक बहुत बड़ा मोड़ था। उसने काम को घर से निकालकर फैक्ट्री और दफ्तरों में पहुंचा दिया। अच्छा। इससे घर और काम की दुनिया अलग हो गई। पुरुषों को ब्रेड विनर यानी कमाने वाले की भूमिका मिली जो बाहर जाकर काम करते थे। और महिलाएं होम मेकर यानी घर संभालने वाली बन गई। बिल्कुल। इन भूमिकाओं को नए आर्थिक ढांचे में और भी मजबूती से स्थापित कर दिया गया। तो अगर मैं सही समझ रही हूँ तो ये एक तरह की प्रोग्रामिंग है जो बचपन से ही शुरू हो जाती है। मुझे याद है कि स्रोतों में खिलौनों का उदाहरण दिया गया था, कैसे लड़कों को कारें और लड़कियों को गुड़ियां दी जाती हैं। ये सब उसी जेंडर समाजीकरण का हिस्सा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो समाज हमारे दिमाग में बचपन से ही इंस्टॉल करना शुरू कर देता है। परिवार, स्कूल, किताबें, टीवी, फिल्में, ये सब हमें लगातार सिखाते हैं कि हमारे जेंडर के हिसाब से हमें कैसा दिखना, बोलना और महसूस करना चाहिए। रिसर्च का एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि मनोवैज्ञानिक तौर पर यह पहचान बहुत जल्दी बनने लगती है। आमतौर पर 2 से 4 साल की उम्र तक बच्चे अपनी जेंडर पहचान को समझने लगते हैं। और ये नियम इतने मनमाने हो सकते हैं, ये बात मुझे
एक और उदाहरण से समझ आई। क्या ये सच है कि एक जमाने में गुलाबी रंग लड़कों का और नीला रंग लड़कियों का माना जाता था? हाँ, ये एक शानदार उदाहरण है। स्रोत बताते हैं कि 19वीं सदी तक यूरोप और अमेरिका में गुलाबी रंग को लाल का एक हल्का रूप होने की वजह से ज्यादा मजबूत और निर्णायक माना जाता था, इसलिए वो लड़कों के लिए था। अरे, और नीला रंग, जिसे ज्यादा शांत और नाजुक समझा जाता था, वो लड़कियों के लिए था। आज तो ये बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल उल्टा। ये दिखाता है कि ये नियम कितने मनमाने हैं और कैसे समाज इन्हें अपनी सुविधानुसार बदलता रहता है। वाह, और इन बनाए गए नियमों का असर सिर्फ रंगों या खिलौनों तक ही तो सीमित नहीं है। इसका बहुत ठोस असर हमारे काम पर और उस काम की कीमत पर भी पड़ता है। बिल्कुल। स्रोतों में ये भी बताया गया है कि कैसे घर की देखभाल, बच्चों को पालना, खाना बनाना जैसे काम जिनके पैसे नहीं मिलते, जिन्हें हम अनपेड लेबर कहते हैं, हाँ, अनपेड लेबर, वो स्वाभाविक रूप से महिलाओं के हिस्से में आ गए हैं। और यहीं पर यूज वैल्यू की अवधारणा आती है, जिसके बारे में स्रोतों में बात की गई है। ये क्या है? यूज वैल्यू का मतलब है कि किसी चीज या सेवा का मूल्य इस बात में है कि वो कितनी उपयोगी है। घरेलू काम की यूज वैल्यू बहुत ज्यादा है। इसके बिना परिवार और समाज चल ही नहीं सकता। ये हमें खाना, स्वास्थ्य और आराम देता है। सही बात है। लेकिन क्योंकि इसका कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं है, यानी बाजार में इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जाती और इसके लिए पैसे नहीं मिलते, इसलिए इसे आर्थिक विश्लेषण से बाहर कर दिया जाता है। और इसका नतीजा ये होता है कि इस इतने जरूरी काम का अवमूल्यन होता है, उसे कम आंका जाता है। हाँ, और ये मूल्य सिर्फ भावनात्मक नहीं है। स्रोत एक चौंकाने वाला आंकड़ा देते हैं। अगर भारत में महिलाओं के अवैतनिक घरेलू काम को आर्थिक रूप से मापा जाए तो ये देश की जीडीपी का लगभग 40% होगा। सोचिए जरा। 40%। ये तो एक अदृश्य अर्थव्यवस्था है जो देश को चला रही है, लेकिन जिसकी कोई गिनती ही नहीं है। एकदम। ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो आधिकारिक आंकड़ों में कहीं नहीं दिखती। और इसी सोच को बदलने के लिए नारीवादी अर्थशास्त्र, जिसे हम फेमिनिस्ट इकोनॉमिक्स कहते हैं, इस काम को पहचानने, इसका सही मूल्य आंकने और इसे सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी ना मानकर बल्कि पुरुषों और महिलाओं के बीच बराबर बांटने की वकालत करता है। हाँ, बिल्कुल। तो अब तक हमने जो बात की वो ज्यादातर पुरुष और महिला के श्रेणियों के बारे में थी, लेकिन आज की दुनिया में हमारी समझ इससे कहीं आगे बढ़ रही है। स्रोत बताते हैं कि दुनिया सिर्फ इन दो हिस्सों में नहीं बटी है। हाँ, और ये हमारी समझ में एक बहुत जरूरी और कह सकते हैं एक बड़ा बदलाव है। अब हम जेंडर को एक स्पेक्ट्रम की तरह देखने लगे हैं। नॉन बाइनरी, जेंडर क्वियर, ए जेंडर जैसी पहचानें इस दो कैटेगरी वाले मॉडल को चुनौती देती हैं। क्या आप इन शब्दों को थोड़ा और सरल भाषा में समझा सकते हैं? जैसे नॉन बाइनरी का क्या मतलब है? जरूर। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये लोगों के अनुभव हैं। जैसे नॉन बाइनरी का मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद को पूरी तरह से पुरुष या महिला नहीं मानता। वे इन दोनों के बीच, दोनों या दोनों से बिल्कुल अलग महसूस कर सकते हैं। यह हमें दिखाता है कि जेंडर एक सीधी लाइन नहीं बल्कि एक पूरा कैनवस है जिस पर अनगिनत रंग हो सकते हैं। अच्छा। स्रोत ये भी याद दिलाते हैं कि जीव विज्ञान भी हमेशा बाइनरी नहीं होता। इंटरसेक्स व्यक्तियों का अस्तित्व इसका प्रमाण है, जिनकी शारीरिक विशेषताएं पुरुष या महिला के पारंपरिक खांचों में फिट नहीं होती। तो इसका मतलब है कि जेंडर पहचान यानी कोई अंदर से कैसा महसूस करता है, और जेंडर अभिव्यक्ति यानी कोई खुद को दुनिया के सामने कैसे पेश करता है, इसके अनगिनत रूप हो सकते हैं। सही कहा। यह मानव अनुभव की विविधता को स्वीकार करने और उसका सम्मान करने का एक तरीका है। यह हमें लोगों को कठोर बक्सों में बंद करने के बजाय उन्हें वैसे ही समझने में मदद करता है जैसे वे हैं। तो आज हमने जेंडर की इस जटिल दुनिया को समझने का एक सफर तय किया। हमने देखा कि ये सेक्स से कैसे अलग है, कैसे इतिहास ने इन भूमिकाओं को गढ़ा है और कैसे ये हमारे काम से लेकर हमारी पहचान तक हर चीज को प्रभावित करता है। हाँ, और इन दस्तावेजों से एक और बात साफ होती है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक तरफ LGBTQ+ अधिकारों और लैंगिक समानता के आंदोलनों की वजह से बहुत प्रगति हुई है, लोगों की सोच बदल रही है। हाँ, बदलाव तो दिख रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पारंपरिक भूमिकाओं को बनाए रखने का एक मजबूत प्रतिरोध भी है। ये बदलाव एक लगातार चलने वाली बहस है। ये वाकई सोचने वाली बात है। और इसी के साथ हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे। आज की दुनिया में जब जेंडर की समझ इतनी तेजी से बदल रही है, तो आपके हिसाब से कौन सी ताकतें इन बदलावों को आगे बढ़ा रही हैं और कौन सी ताकतें उन्हें पीछे खींचने की कोशिश कर रही हैं? ये टकराव हमें अपने आसपास की दुनिया में, अपने परिवार में, अपने काम की जगह पर या मीडिया में कहां-कहां दिखाई देता है?